नमस्कार। आज अपन बीए भाग प्रथम के प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास के पाठ्यक्रम में मध्यकाल में राजपूतों की पराजय के कारणों की समीक्षा करेंगे। देखिए, राजस्थान में मुस्लिम शक्तियों के लगातार आक्रमण हुए और उन लगातार आक्रमणों का राजपूतों को सामना करना पड़ा। राजपूतों की उनमें पराजय हुई, उनको कई जगह तिरस्कारपूर्ण संधियां भी करनी पड़ी और उन्हें कर भी देने पड़े। इनकी हम अगर समीक्षा करें तो इनको हम कुछ भागों में विभक्त कर सकते हैं कि कौन से ऐसे मूलभूत कारण थे जिनसे इनको पराजय देखनी पड़ी। राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, धार्मिक व सामाजिक कारण व कुछ अन्य कारण भी थे जिनके कारण इनको पराजय को सामना करना पड़ा। तो अब सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं कि राजनीतिक कारण क्या थे। देखिए, राजनीतिक कारणों की अपन समीक्षा करते हैं तो राजस्थान में कहीं भी यूनिफिकेशन नज़र नहीं आता, संगठनात्मक व्यवस्था नज़र नहीं आती, कोई भी ऐसा प्रमुख राजा नज़र नहीं आता जो कि सभी को शक्ति के एक क्षेत्र में बांध करके रखे। कुछ घराने प्रमुख थे जिसमें आमेर घराना, उदयपुर का राजघराना, मेवाड़ का राजघराना, जोधपुर का मारवाड़ का राजघराना, ये ऐसे कुछ बड़े राजघराने थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को और अपने अपने सारे जो प्रभार और संभाग थे उन्हीं का ध्यान रखा। उन्होंने किसी का जातिगत यूनिफिकेशन, राजपूतों के शक्ति संगठन की बात नहीं की, और कभी की तो उसे भी पूरे अंजाम तक ये लोग नहीं पहुंचा चुके। ये आपस में झगड़ते रहते थे, आपस में अपनी शक्ति का राश करते रहते थे। एक जगह हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज ने जब जयचंद के साथ उसका संघर्ष चल रहा था तो कहते हैं कि उसके 90 वीर सामंत उससे लड़ते हुए मारे गए। तो ये एक ऐसी विरोधात्मक स्थिति थी कि ये कभी भी अपने आप को उस स्थिति में ला ही नहीं पाए कि संघर्ष की स्थिति को ठीक कर पाए। दूसरा बड़ा कारण था सामंतवादी व्यवस्था। देखिए, एक सामंतवादी जो व्यवस्था थी वह हिंदुस्तान की सामंतवादी व्यवस्था और यूरोपियन सामंतवादी व्यवस्था में बड़ा फर्क था। यूरोपीय जो सामंतवादी व्यवस्था थी वह सारी की सारी सामंतवादी व्यवस्था आर्थिक आधार पर थी, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की अपन चर्चा करें तो यहाँ पर केवल आर्थिक आधार पर वह व्यवस्था न हो करके और वह व्यवस्था एक आपसी आदर भाव की व्यवस्था में भी थी, क्योंकि जो भी सामंतवादी व्यवस्था में जो सामंत बनाए जाते थे वह राजा के परिजन हुआ करते थे। राजा के छोटे भाई हो गए, राजा के और रिश्तेदार हो गए, राजा के चाचा हो गए, राजा के ताऊ हो गए, वह सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में शासन किया करते थे। फिर अगर उनकी स्थितियां नहीं होती थी तो फिर वो अपने मुख्य जो उसके विश्वास पात्र व्यक्ति होते थे उनकी व्यवस्था को भी उसमें काम में लेते थे। लेकिन बहुत सी बार ये देखने में मिला कि जब सामंत मजबूत होता था और राजा कमज़ोर होता था तो वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं बन पाती थी। पहली बात तो यही कि वहाँ पर आपसी समन्वय इनमें बहुत कम थे। आपसी समन्वय कम होने के कारण इनकी स्थितियों में अक्सर तनावमय स्थिति हो जाया करती थी। दूसरा, सामंत जो होता था वह अपने क्षेत्र पर शासन करने के लिए जितने भी प्रभार थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र, उसकी व्यवस्थाएं वह स्वतंत्र रूप से करता था और वह व्यवस्थाएं राजा तक नहीं होती थी। केवल 3 या 4 ऐसे अवसर होते थे जबकि वो राजा के साथ आने के लिए पाबंद होता था। जब किसी तीसरे पक्ष का उस पर आक्रमण हो जाए तो सामंत अपनी सेनाएं लेकर के पहुंचा करते थे। विशेष अवसरों पर उसके दरबार में उसके सम्मान में पहुंचा करते थे, वार्षिक कर भी उनको दिया करते थे। लेकिन
बहुत सी बार ये भी देखने मिलता है कि सामंत मजबूत होते ही वह विद्रोह भी कर दिया करते थे और राजा को बहुत सी बार पद से हटा करके या तो स्वयं सत्ता हथिया लेते थे या दूसरे राजा को सत्तासीन कर दिया करते थे। तीसरा पक्ष इसमें देखें कि राजपूत शासकों की दूरदर्शिता की भी उसमें कमी थी। वह अपनी क्षेत्रीय जो स्थिति थी उसको कभी संभाल कर नहीं रखते थे, अपनी सीमाओं को मजबूत नहीं रखते थे। जब शत्रु उनके अंदर आ जाता था तब जाकर के वो जागते थे। तो यह जो अदूरदर्शिता की स्थिति थी वह भी उनकी हार के प्रमुख कारणों में से एक बनी। स्वयं की राजनीतिक विच्छिन्नता रही, सामंतवादी व्यवस्था ने उनको नुकसान किया और दूरदर्शी नहीं थे। तो ये अपन राजनीतिक व्यवस्थाओं में 3 ऐसे मूलभूत कारण मानते हैं जो उनकी हार के कारण बने। अब सैनिक कारण, दूसरा जो प्रमुख कारण अपन लेंगे उसमें था सैनिक कारण। एक तो इन राजपूत राजाओं की स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी और युद्ध की स्थिति में इनके द्वारा सैनिकों को बुलाया जाता था, जिससे उनकी योग्यताएं बड़ी अच्छी नहीं होती थी, युद्ध में पारंगत नहीं होते थे और युद्ध कलाओं की उनको जानकारी नहीं होती थी। जबकि तुर्क यहाँ पर आए या मुस्लिम शक्तियाँ जब यहाँ पर आई तो वो पूरी तरह से तैयार होकर के आई थी। यह भी एक मूलभूत कारण रहा। दूसरा, इनकी जो युद्ध करने की प्रणाली थी वो दोषपूर्ण थी, दोषपूर्ण युद्ध व्यवस्था थी इनकी। बहुत सी बार तो ये केवल अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत हारे। जब इनको छापामार युद्ध पद्धति से लड़ना होता था तो ये खुले मैदान में लड़ जाते थे और खुले मैदान में लड़ने की स्थिति होती थी तो छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा इनसे लड़ा जाता था। तो ये एक ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्था थी जो कि ये संभाल नहीं पाए और ये अपने आप को केवल वीरता के बल पर आगे ले जाना चाहते थे, वह संभव नहीं था। दूसरा, इनकी गुप्तचर व्यवस्थाएं भी बहुत कुशल नहीं थी। इन्हें दूसरे राज्यों की जो आने वाली गतिविधियां थी उनकी जानकारी समय पर प्राप्त नहीं होती थी, जिसके कारण भी इनको अचानक हमलों का सामना करना पड़ता था और उसके कारण इनकी स्थिति अक्सर कमज़ोर हो जाया करती थी। इसमें अगली कड़ी अपन देखें, इनके सीमांत प्रदेश कभी सुरक्षित नहीं रहे। सीमांत प्रदेशों में ये बहुत कम ध्यान दे पाते थे, केवल इनकी राजधानी या आसपास के जो क्षेत्र थे उसी पर ध्यान रखते थे, जिसके कारण भी इनको अक्सर तुर्कों के साथ में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर अपन तुर्क शक्ति की अगर बात करें तो उनका सैनिक संगठन बहुत उत्तम था, अनुशासित था और उनके हथियारों की व्यवस्था भी अच्छी थी। इस कारण वो युद्ध में विजयश्री प्राप्त करते थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। अगर वीरता की बात करें तो वीर तो राजपूत भी कम नहीं थे, लेकिन युद्ध कौशल की क्षमता के आधार पर वो उनसे हार जाया करते थे और उनकी जो तत्कालीन समय की स्थितियां थी उसमें उन्होंने कुछ नए तरीके ईजाद कर लिए थे युद्ध में विजय के लिए, जिनके आधार पर भी वो विजयश्री को प्राप्त कर लिया करते थे। इसके अलावा अपन बात करें या अपन उस समय का आंकलन करें तो राजपूत शक्ति में बहुत सी जगह नेतृत्व की भी कमियां हमें देखने को मिलती है, योग्य नेतृत्व नज़र नहीं आता है। जबकि तुर्क शक्तियां जो थी वो योग्य नेतृत्व के अधीन आई और वो खुद युद्ध में पार्टिसिपेट किया करते थे, भाग लिया करते थे, जिससे सेना में साहस बना रहता था और सेना की स्थितियां मजबूत बनी रहती थी। तो ये तुर्क शक्ति के विजय के कारण रहे सैनिक क्षेत्र के अंदर। अब हम धार्मिक तथा सामाजिक कारणों की स्थिति करते हैं। देखिए, धार्मिक और सामाजिक स्थिति की अगर अपन चर्चा करें तो हिंदू शक्ति वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की ओर गई और वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की ओर जाने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा समाज कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया। जाति व्यवस्थाएं कमज़ोर समाज की ओर लेकर चली गई, जबकि तुर्क समाज में किसी भी प्रकार का जातिगत विभेद नहीं था।
तो ऐसी स्थिति में वो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत ही संगठित होकर के लड़े। चाहे हम खानवा के युद्ध की बात कर लें तो उस समय बाबर ने एक जिहाद का नाम दिया, धर्म युद्ध का नाम दिया। बाबर ने ऐतिहासिक भाषण दिया, उसमें उसने कहा कि मैं यह युद्ध किसी ज़मीनी टुकड़े के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक संस्कृति पर दूसरी संस्कृति की विजय के लिए युद्ध कर रहा हूँ। यह एक ऐसा संदेश था जिसने कि पूरी सेना में एक नए उत्साह का संचार कर दिया और वो जीत गए। सांगा, जिसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, अजेय था, लेकिन केवल अपने इसी रणकौशल भी था उसमें, लेकिन केवल बाबर की इस भावना के आगे ही वह उसे हार का सामना करना पड़ा। दूसरा, जातिगत व्यवस्थाओं के आधार पर हिंदुओं के अंधविश्वास भी इसमें कारण रहे। दूसरे, तुर्क जो थे वो शीतकालीन प्रदेशों के व्यक्ति थे, तो उनकी व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी भी रही, शारीरिक रूप से भी वो ज़्यादा मजबूत थे। उन व्यवस्थाओं के आधार पर भी उन्होंने विजयश्री प्राप्त की। और दूसरी चीज़ एक ये भी देखने को आती है कि ये मुस्लिम शक्तियाँ जो हैं अपनी सेना का संगठन भी बड़े अच्छे ढंग से करते थे। घोड़ों को दागने की प्रथा भी थी, नियमित सेना भी इनके द्वारा रखी जाती थी और युद्ध को पूरी तैयारी के साथ में ये किया करते थे। दूसरी, इन मुसलमानों में दास प्रथा भी थी और ये दास प्रथा भी इनके लिए काफ़ी लाभदायक रही। इस दास प्रथा के अंदर जो दास होते थे उनकी इनमें निष्ठा होती थी और मुसलमानों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम भी नहीं था। तो बहुत सी जगह हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन दासों में से भी इनके शासक बन गए थे और उन्होंने भी लंबे शासन किए, मजबूत शासन किए, जिनमें अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो अपन बलबन को देख सकते हैं कि बलबन इल्तुतमिश का दास था और उसने बहुत ही सशक्त शासन किया मध्यकाल में। तो यह व्यवस्थाएं थी, तो उसके कारण जो दास थे वो इनके साथ संगठित होकर के आगे चला करते थे, आगे की व्यवस्थाओं को देखा करते थे। दूसरी चीज़, अगर हम ये माने या मध्यकाल की बात करें तो अगर भाग्य की बात भी करें तो इसने तुर्कों का साथ दिया, राजपूत शक्तियों का साथ इसमें नहीं दिया। अगर भाग्य के प्रबल पक्ष की बात करें तो वह भी उस समय उन्हीं के पक्ष में था। तो इन सारी व्यवस्थाओं के मद्देनज़र, राजनीतिक व्यवस्था के मद्देनज़र, सैनिक व्यवस्था के मद्देनज़र, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के मद्देनज़र या अन्य कारणों के परिप्रेक्ष्य में तुर्क जो थे वो राजपूतों पर भारी रहे। उन्होंने विजय प्राप्त करी और हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत का शासन चला, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक चला और उसमें 5 वंशों ने शासन किया। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी चर्चाएं अपन ने की, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक और जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं के सम्मिलित होने के कारण तुर्कों के द्वारा राजपूतों को पराजित किया गया। राजपूतों की पराजय ने तुर्कों को पूरी तरह से मजबूत करके दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया था और दिल्ली सल्तनत के बाद में जो शासन चला वह शासन बाबर के आने के साथ में स्टार्ट हुआ। मुगल वंश का शासन हुआ और मुगल वंश के शासन की जब अपन व्यवस्था देखते हैं 1526 से वह चलता है और 20 फरवरी 1707 औरंगजेब, जिसे अंतिम महान मुगल शासक कहा गया है, वहाँ तक सतर्क व्यवस्था अगर देखते हैं तो उसमें इस वंश के द्वारा शासन करने के कारण पूरे देश में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना में राजपूतों का भी बराबर का सहयोग रहा।
तो इससे यह व्यवस्था निश्चित रूप से समाहित होती है कि ऐसा नहीं था कि राजपूत वीर नहीं थे, लेकिन उनकी नीतियों में त्रुटि थी, उनकी व्यवस्थाओं में कमी थी, और इन व्यवस्थाओं में कमियों के कारण उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। और इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही है, सारी व्यवस्थाओं में वो एक के बाद एक पराजित होते हुए चले गए। धन्यवाद।